हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में। 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर। देखिए, 3rd वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत किया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है ये समझना। हमने बात की थी डिमांड फंक्शन क्या होता है और हमने शुरुआत की थी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हमने आधा ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम पे आज बात होनी थी। हमने बात की थी प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन दो के बारे में बात की थी। इनकम के ऊपर आज बात होनी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो पिछले वीडियो देखकर आए, तभी ये क्लास उनके लिए काम की रहेगी, वरना ये क्लास किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरी बात, जिन लोगों में बड़ी सिटिंग पावर है, अच्छे से आधे घंटे के 40 मिनट के हमारे वीडियो देखने की हिम्मत है, वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देखें। जो लोग इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, इतनी मेहनत श्रम नहीं कर सकते हैं, जो डिटेल में ज्ञान की जिनको भूख नहीं है, वो हमारा वीडियो ना देखे। बाकी वो सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार है, लंबी सिटिंग देने के लिए तैयार है, हम उन लोगों के लिए कमाल के वीडियोस बनाएंगे। तो देखिए, हमने बात की थी डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन है किसी कमोडिटी की डिमांड और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक, दो तरीके का था डिमांड फंक्शन, समझाया था आपको, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो देखिए, यहां लिखा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? ये आपके सामने इस तरीके का, ये फॉर्मेट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। dx, x की डिमांड f डिपेंड करती है px, प्राइस ऑफ x के साथ, pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो तरीके के गुड्स समझाए थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। कंज्यूमर की इनकम जो है वहां से बात करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये हमारा 3rd पॉइंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है फंक्शन? dx, x की डिमांड, f डिपेंड करती है y यानी कि इनकम। तो x की डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है, x की डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है। आपको समझाया था, जब भी हम इन सब में से किसी एक पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो हमने यहां इनकम लिया कि इनकम पे x की डिमांड डिपेंड करती है, बाकी सारे फैक्टर, अदर फैक्टर जितने भी बचते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट है। OF सर के ऊपर एरो याद करिए, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए, इनकम की जब बात होती है तो इकोनॉमिक्स में दो तरीके के गुड्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक वैसे ही जब हम PR यानी जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस की बात करते हैं, तब हम दो तरीके के गुड्स लेते हैं। कौन कौन से गुड्स लेते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड लेते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड लेते हैं। ठीक वैसे ही जब हम इनकम की बात करते हैं, यानी जब हम ये कहते हैं इनकम का डिमांड पे असर, अदर फैक्टर कांस्टेंट रखते हुए, तब हम इनकम का दो तरीके के गुड्स पे आने वाला इंपैक्ट उसको समझते हैं। इनकम का दो तरीके के गुड्स पे आने वाला इंपैक्ट उसको समझते हैं। तो वो दो तरीके के गुड्स होंगे, एक होगा सुपीरियर गुड और दूसरा होगा इंफीरियर गुड। एक होगा सुपीरियर गुड और एक होगा इंफीरियर गुड। तो पहले तो आप समझिए सुपीरियर गुड क्या है और इंफीरियर गुड क्या है। देखिए, कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, और पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताई है ये बात। सुपीरियर और इंफीरियर, आप अपने घर में डालडा घी यूज करते हैं, इम्प्योर घी यूज करते हैं। आप सब जानते हैं इम्प्योर घी यानी डालडा घी एक इंफीरियर कमोडिटी है। अब अगर आप पैसे वाले बन जाते हो, आपका इनकम लेवल बढ़ जाता है, आप कौन से गुड्स ज्यादा कंज्यूम करना चाहोगे? अब आप क्या डालडा घी ज्यादा खाओगे क्या? नहीं, अब आप शिफ्ट हो जाएंगे सुपीरियर पे, प्योर घी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे थे, अब आपका इनकम लेवल बढ़ा, क्या आप अभी भी नॉन ब्रांडेड पे काम करोगे? नहीं, अब आप ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। आप लोअर क्वालिटी के ग्रेन्स यूज कर रहे थे, घटिया क्वालिटी के कोरस ग्रेन जिसको बोलते हैं, आप वो यूज कर रहे थे, घटिया किस्म के अनाज। जैसे आपने राइस की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा कि एक 40-50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो चावल भी मिलता है और एक 200 रुपए किलो बासमती चावल भी मिलता है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, क्या सुपीरियर है और क्या इंफीरियर। यहां इकोनॉमिक्स में सुपीरियर गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स भी बोल सकते हैं। कई बार हम उसको नॉर्मल गुड भी बोलेंगे, कई किताबों में आप देखेंगे उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड। तो हम यहां क्या समझना चाह रहे हैं? इनकम का इफेक्ट डिमांड पे, इनकम का एक्स कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट।
अब वो जो एक्स कमोडिटी है ना, वो या तो सुपीरियर हो सकती है या वो इंफीरियर हो सकती है। तो देखिए इस टेबल को ध्यान से, पहला कॉलम है इनकम का, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। क्या लिखा है हमने? डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। और तीसरे कॉलम में क्या लिखा है? डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अब अगर आपका इनकम बढ़ेगा, देखो टेबल के नीचे सुपीरियर गुड के नीचे क्या लिखा है? प्योर घी, देसी घी। और इंफीरियर गुड के नीचे क्या लिखा है? इम्प्योर घी, डालडा बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे फेमस ब्रांड डालडा, ये इम्प्योर घी। अब आपका इनकम अगर बढ़ता है तो आप मुझे बताएं प्योर घी ज्यादा यूज करोगे या इम्प्योर? एक रैशनल आदमी, नॉर्मल दिमाग का आदमी ऑब्वियसली प्योर घी ज्यादा यूज करेगा। तो इनकम बढ़ने पर वो सुपीरियर गुड की डिमांड बढ़ाएगा और इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देगा। इनकम बढ़ने पर सुपीरियर की डिमांड बढ़ाएगा और इंफीरियर की डिमांड कम करेगा। और अगर इनकम कम हो जाती है, जब इनकम कम हो जाती है, इनकम लो हो जाती है, अब हमें जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर को ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। तो हमने इंफीरियर की डिमांड बढ़ाई और इनकम कम होने पर सुपीरियर की डिमांड हम क्या कर देंगे? कम। इनकम कम हो गई, हमारे पास पैसा कम हो गया, अब हमारी मजबूरी है कि हम इंफीरियर घटिया चीजों को ज्यादा कंज्यूम करें, तो हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी और सुपीरियर गुड्स की डिमांड को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो कंक्लूजन क्या आया भैया? कंक्लूजन ये आया कि इनकम के साथ सुपीरियर गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी, सुपीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, सुपीरियर गुड की डिमांड कम होगी, है डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अब तक की मेरी जर्नी में अगर आप मेरे साथ रहे हो, अच्छे से मुझे सुना है, तो आप क्लियरली जानते हो कि जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो कर्व बनता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा बनता है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले सुपीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, या कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो आपका जवाब होगा नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ ज्यादा डिमांड में लाए जाते हैं, इनकम कम होने के साथ कम डिमांड में लाए जाते हैं, यानी जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो सुपीरियर गुड्स। तो अब से ये डेफिनेशन होगी सुपीरियर गुड्स की, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड के साथ इनकम का क्या कनेक्शन है। इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती है, इनकम कम होती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यानी इनकम के साथ इंफीरियर गुड की डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। और आप जानते हैं, अच्छे से बताया बेसिक्स में, जब दो चीजों में अपोजिट और इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा कर्व बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, थोड़ा सा इस कर्व के बारे में बात कर लेते हैं जो इस टेबल के साथ कंक्लूड होकर आए हैं। देखिए ऊपर लिखा है यहां सुपीरियर गुड्स और यहां लिखा है इंफीरियर गुड्स। वाई एक्सिस पर, दोनों ही डायग्राम में वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? इनकम, ठीक। यहां एक्स एक्सिस पे सुपीरियर गुड की डिमांड और यहां हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं डिमांड इंफीरियर गुड्स की। ऊपर वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस पे सुपीरियर गुड की डिमांड और नीचे वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस पे है इंफीरियर गुड्स की डिमांड। तो यहां वाई एक्सिस पे दोनों पे ही इनकम है। हम जानते हैं सुपीरियर गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर देख लीजिए। आप वाई इनकम लेवल पे थे, क्यू डिमांड कर रहे थे, इनकम लेवल बढ़ गया, वाई से वाई1 हुआ, आप ए से बी पॉइंट पे आए और आपकी डिमांड भी क्यू से क्यू1 हो गई। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। आपकी इनकम कम हुई, वाई से वाई2, आपकी डिमांड क्यू से क्यू2 हो गई। आप ए से सी पॉइंट पे आए, डिमांड क्यू से क्यू2 हो गई। तो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है सुपीरियर गुड्स का इनकम के साथ, सुपीरियर गुड्स का इनकम के साथ कैसा कर्व बनता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है। फिर यहां देखिए इंफीरियर गुड्स को नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। वाई इनकम के ऊपर डिमांड कितनी कर रहे थे आप? क्यू डिमांड कर रहे थे। अब आपकी इनकम बढ़ी, वाई1 हुई, इनकम बढ़ी, आप बी पॉइंट पे आ गए, ए से बी पॉइंट पे आए और डिमांड कितनी हो गई? क्यू से क्यू1 कम हो गई। इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। इनकम कम हुई, वाई से वाई2, तो इनकम जैसे ही कम हुई वाई से वाई2, डिमांड क्या होगी? आप सी पॉइंट पे आ गए, ए से सी पॉइंट पे, इनकम कम होने पर डिमांड क्यू से क्यू2 इंक्रीज हो गई, इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम के साथ इंफीरियर गुड का इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है, एक के कम होने पर दूसरा बढ़ जाता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है। तो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर। देखिए बहुत सारे एग्जांपल सुपीरियर और इंफीरियर हो सकते हैं। कई बार सुपीरियर और इंफीरियर एक रिलेटिव टर्म होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं
मारुति 800 और वैगन आर, मारुति 800 और वैगन आर दोनों कार के मॉडल्स है। मारुति 800 एंड वैगन आर, कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर? कंपैरेटिवली बात करेंगे तो वैगन आर जो है वो सुपीरियर है और मारुति 800 इंफीरियर है। अब अगर मैं कहूं वैगन आर एंड स्विफ्ट डिजायर, वैगन आर एंड स्विफ्ट डिजायर कौन सुपीरियर है? स्विफ्ट डिजायर सुपीरियर है। अब वैगन आर इंफीरियर हो गई इस कंपैरेटिव स्टडी में। अब मैं कहूं स्विफ्ट डिजायर एंड होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर एंड होंडा सिटी कौन सुपीरियर? होंडा सिटी सुपीरियर और स्विफ्ट डिजायर इंफीरियर। अब मैं और कंपेयर करूं, इस बार मैं लेता हूं होंडा सिटी एंड रोल्स रॉयस, होंडा सिटी एंड रोल्स रॉयस। तो अब इन दोनों में कौन सुपीरियर हुआ? रोल्स रॉयस सुपीरियर हुआ और ये इंफीरियर। तो कई बार आप कंपैरेटिवली भी सुपीरियर इंफीरियर बताते हो। तो जो भी एक कंज्यूमर के लिए सुपीरियर कमोडिटी है, इनकम बढ़ने पर वो सुपीरियर की तरफ जाएगा, ठीक है, और इनकम कम होने पर वो इंफीरियर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा? इनकम के साथ सुपीरियर गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स का अपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप। अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दोनों के बारे में। तो बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। इस डिमांड फंक्शन में हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने फंक्शन लिखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का फंक्शन लिखा, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसको यहां लिख दिया, अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी जितने फैक्टर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हर एक कंज्यूमर केवल उसी कमोडिटी की डिमांड करता है जो उसके टेस्ट या उसके प्रेफरेंस की है, उसी की डिमांड की जाती है। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज होते हैं तो डिमांड हाई होती है, डिमांड ज्यादा होती है। व्हेन देयर इज अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो डिमांड कम। फॉर एग्जाम्पल, आज के इस प्रेजेंट टाइम पीरियड में मैं आपसे कहूं कि क्या आपने रेडियो परचेज किया है, क्या रेडियो की डिमांड की है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं की डिमांड। क्यों? क्योंकि रेडियो सर अब हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का नहीं रहा, रेडियो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का नहीं रहा, आउटडेटेड बात हो चुकी है। अब तो हम सर स्मार्टफोन की डिमांड करते हैं, स्मार्टफोन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती जा रही है तो उसकी हाई डिमांड देखने को मिलेगी। तो देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करता है, आपका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें मार्केट में अवेलेबल हो तो हाई डिमांड, वरना डिमांड रहती है लो। अगर हम बात करें स्कूटर्स की और मोटर बाइक की, तो स्कूटर और मोटर बाइक के अंदर किसकी डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है भैया? आज के टाइम में स्कूटर की डिमांड नहीं होती है, अनफेवरेबल चेंजेस, ठीक है, उसकी डिमांड नहीं है, उसकी वो प्रेफरेंस में नहीं रहा। लेकिन जो प्रेफरेंस में है बाइक, स्कूटी, उसकी डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और उसका इंपैक्ट। देखिए हमारी प्रेफरेंस और भी कई चीजों से बदलती है। सर्दियां जैसे ही आती है हमारी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है गुड़ की तरफ, गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, तो हम हाई डिमांड कर देते हैं, ठीक। और कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए सर्दियों में, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए जैसे कि आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, हमारी डिमांड क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो ये लो डिमांड, क्योंकि अब हम उसके लिए अनफेवरेबल चेंजेस शो कर रहे हैं, हमारे टेस्ट का नहीं रहा, हमारे प्रेफरेंस का नहीं रहा। फिर बात करते हैं ये वाले पॉइंट के बारे में, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, किसी कमोडिटी के प्राइस में फ्यूचर में अगर कोई चेंज हो रहा है तो एट प्रेजेंट, आज उसकी डिमांड पे चेंज होता है, इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है देखिए, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर राइज इन प्राइस। किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में राइज होने वाला है, किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में राइज होने वाला है, आज के दिन डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में परचेज करना महंगा पड़ेगा, आज के दिन डिमांड बढ़ जाएगी। तो हाई डिमांड एट प्रेजेंट। हम देखते थे पहले जब गवर्नमेंट यूं अनाउंस करती थी कि कल से, आज रात 12 बजे से या कल से पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने वाला है, तो हम देखते हैं कि अभी पेट्रोल कल से महंगा होने वाला है, तो आज के दिन पेट्रोल पंप पे जाओ और पेट्रोल
खरीद लो, परचेज कर लो, अपना बाइक का, कार का टैंक फुल करवा लो। तो आप देखते थे पेट्रोल पंप पे खूब भीड़ हो जाती थी। तो फ्यूचर में प्राइस हाई होने वाला है, तो आज के दिन डिमांड ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर फ्यूचर में प्राइस लो होने वाला है, तो आज के दिन डिमांड क्या हो जाएगी? लो डिमांड एट प्रेजेंट। क्या लिखा है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर फॉल इन प्राइस। फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने वाला हो, तो आज के दिन डिमांड कम हो जाती है। लो डिमांड एट प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर डिमांड कम होगी, क्योंकि तब हम फ्यूचर में खरीदना पसंद करेंगे, आज के दिन डिमांड कम कर देंगे। यानी कि फ्यूचर का प्राइस एक कमोडिटी का, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक कमोडिटी के लिए, ठीक है, तुम्हारा इनकम एक कमोडिटी की डिमांड के लिए, रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस, एक्स कमोडिटी का प्राइस, एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो उस कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। यहां इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। गाइस, अब बात करते हैं अपने मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। देखिए, डिमांड दो तरीके की कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। और क्या कहा था आपसे कि मार्केट इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है। सारे इंडिविजुअल्स कलेक्टिव फॉर्म में मार्केट बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जब मार्केट इंडिविजुअल से मिलकर बना है, तो जो बातें इंडिविजुअल की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, वही बातें मार्केट की डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करती है। इंडिविजुअल की डिमांड पे जो असर पड़ेगा, वही असर मार्केट पे भी तो पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इंडिविजुअल से मिलकर बना है। तो देखिए, आप यहां मैंने लिखा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन में देखिए कुछ बातें कॉमन है। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इतनी बातें तो कॉमन है, क्योंकि मार्केट इंडिविजुअल से मिलकर बना है। तो जो बातें इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेंगी, वही बातें मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करेंगी। लेकिन कुछ और चीजें ऐड हो जाती है जब हम मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या ऐड हुआ है, ये 1 2 3 4 टर्म और ऐड हुई है। क्या है पहली टर्म? एन। क्या मतलब है एन का? एन का मतलब है पॉपुलेशन। एन का मतलब है पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। एन का मतलब है पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो बात करते हैं क्या है पॉपुलेशन, क्या है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिंपल सी बात, मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि अगर हम कंपेयर करें जयपुर की डिमांड और मुंबई की डिमांड का, कहां डिमांड ज्यादा होगी? आपका जवाब होगा सर मुंबई में डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन ज्यादा। अगर मैं आपसे कहूं इंडिया की डिमांड एंड ऑस्ट्रेलिया की डिमांड, कहां डिमांड ज्यादा होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। सो ऑब्वियसली जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड कम होगी। तो एक मार्केट डिमांड वहां की पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। किसी एरिया में माइग्रेट होकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, या लोग चले जाते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये तो था पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन हाई डिमांड, लो पॉपुलेशन लो डिमांड। क्या खाली पॉपुलेशन की बात करेंगे? नहीं भैया, हम बात करेंगे साथ साथ कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन का मतलब है उस पॉपुलेशन के अंदर कौन से लोग ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिशन कैसा है? फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया की पॉपुलेशन में छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड, टॉफीज की डिमांड ज्यादा होगी, प्ले स्कूल की डिमांड ज्यादा होगी, टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी, डायपर्स की डिमांड ज्यादा होगी अगर छोटे बच्चे ज्यादा है कहीं पॉपुलेशन में। अगर किसी पॉपुलेशन में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में हेल्थ सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होगी, आर्टिफिशियल टीथ की डिमांड ज्यादा होगी, नकली दांत जो होते हैं ना उनकी डिमांड ज्यादा होगी, स्टिक्स छड़ियों की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये बूढ़े लोग ज्यादा है। तो ऐसा अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन में महिलाएं ज्यादा है तो साड़ी की डिमांड ज्यादा होगी, सिंदूर की डिमांड ज्यादा होगी भैया, है ना, मेकअप की डिमांड ज्यादा होगी, एंड ऑफ कोर्स अगर महिलाएं ज्यादा है तो पानी पूरी की डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन में यूथ ज्यादा है तो कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट बाइक्स की, इनकी डिमांड ज्यादा होगी अगर यूथ ज्यादा है तो ये खाली पॉपुलेशन की बात नहीं है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात भी है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन में कितने सारे लोग हैं,
साथ साथ उन लोगों में उनका कंपोजिशन कैसा है, यूथ हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, फीमेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है, उनका एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये था पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये एन कंप्लीट हुआ। उसके बाद वाईडी, वाईडी का क्या मतलब है, वाई स्टैंड फॉर इनकम, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम, और डी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या मतलब है वाई डी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा गौर से। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? एक एरिया के अंदर अगर इनकम बराबर एलोकेट हो रखी हो, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और एक दूसरा एरिया और है जहां पे कंप्लीटली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मेजर मनी बहुत थोड़े से लोगों के पास है। सपोज करो एक एरिया में जो मान लो 100 लोग हैं, 100, उन 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास मेजर मनी है। मेजर पैसा किसके पास है, उन 10 लोगों के पास है। ठीक, तो 10 लोगों के पास खूब पैसा है और बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ 90 लोगों के पास बहुत कम पैसा है। तो आप क्या देखेंगे, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थोड़े लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, लग्जरी, सुपीरियर इनकी डिमांड करेंगे। वहीं वो लोग जिनके पास कम पैसा बचा है या वो गरीब हैं, उनकी डिमांड बहुत कम होगी, और जो भी वो डिमांड करेंगे सिर्फ इंफीरियर टाइप के गुड्स की डिमांड कर पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या आया कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी पैसा बराबर नहीं बंटा हुआ, अनइक्वल बंटा हुआ है, थोड़े से लोगों के पास बहुत सारा पैसा और मेजर अमाउंट के पास, मेजर पब्लिक के पास थोड़ा पैसा, तो उस एरिया की डिमांड कम होती है। और जो डिमांड होती है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है डिमांड का, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी लग्जरी की डिमांड करते हैं, वहीं बाकी बची हुई मेजर पब्लिक की डिमांड बहुत कम हो जाती है, और साथ साथ उनकी डिमांड सिर्फ घटिया किस्म की इंफीरियर टाइप के गुड्स की डिमांड ही होती है। वहीं अगर हम बात करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पैसा अनइक्वल नहीं, इक्वल बंटाओ, सब में बराबर बंटाओ, 100 लोगों में सब में बराबर बंटा हुआ हो, तो एवरीबडी हैज इवन परचेजिंग पावर, एक बराबर एक समान परचेजिंग पावर है, हर कोई डिमांड करेगा तो उस एरिया की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये सिचुएशन, तो कंक्लूजन क्या आया, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर कोई डिमांड कर रहा होता है, हर किसी के पास पैसा है, डिमांड हाई। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थोड़े से लोग डिमांड करते हैं, मेजर पब्लिक डिमांड नहीं कर पाती, तो डिमांड क्या होती है, लो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब पैसे का होता है तो डिमांड कम, और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिमांड हाई होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जीपी। जी का मतलब है गवर्नमेंट, पी का मतलब है पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज या तो फेवरेबल हो सकती है या अनफेवरेबल हो सकती है। देखिए जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल होती है, अब हमें यह समझना होगा फेवरेबल का क्या मतलब है। फेवरेबल का मतलब है गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है, सब्सिडी को बढ़ा दिया है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होगी, यानी टैक्स कम सब्सिडी ज्यादा, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा, और उसके सस्ता चीप होने पर हम उसकी डिमांड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एलपीजी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट एलपीजी के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, हाफ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट को कंज्यूम करने के लिए, अपने प्रोडक्शन साइकिल में यूज करने के लिए प्रमोट करवाना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी या लो प्राइस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ सके। तो जब भी हमें किसी चीज की डिमांड को रेज करवाना होता है तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में फेवरेबल एटीट्यूड रखती है, यानी सब्सिडीज को बढ़ा देती है, टैक्स को कम, प्राइस गिरते हैं इससे और डिमांड बढ़ती है। और वहीं जिस चीज के कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को हमें रोकना होता है, कम करना होता है, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अनफेवरेबल कर देती है। अनफेवरेबल का मतलब टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाए और सब्सिडीज को कम कर दिया जाए। टैक्स लगाया, हाई कर दो, सब्सिडी कम कर दो, तो ऐसा होने पर प्राइस रेज हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, और प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा सोशली नॉन डिजायरेबल गुड्स लाइक लीकर, सिगरेट, अल्कोहल, उसके लिए ऐसा करती है। क्या ऐसा करने पर उनकी डिमांड सच में कम होती है? एक्चुअली नहीं होती है, उस पर हम एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अनफेवरेबल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन का कम हो जाना, टैक्सेशन का बढ़ा देना एंड सब्सिडी का कम कर देना, प्राइसेस उससे रेज होंगे और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हमने सी। सी का मतलब है क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर से पूरी की पूरी डिमांड चेंज होती है। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है
तो जब गर्मियों का टाइम चालू होता है तो हम देखते हैं एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ जाती है, जो मैकेनिक्स है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के उनकी डिमांड बढ़ जाती है। वहीं जब सर्दियां आती है तब हम देखते हैं कि पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जब सर्दियां आती है वुलन्स की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और हमारी डिमांड दूसरी चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लाइक हम गुड़ और गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। गर्मियों में हम जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, वुलन की डिमांड हम नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है मार्केट डिमांड चेंज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है, मार्केट डिमांड चेंज होती है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, मार्केट डिमांड चेंज होती है, पॉपुलेशन बदलती है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बदलता है, मार्केट डिमांड बदलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो एक मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसा माहौल चल रहा है, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उससे भी मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक सोसाइटी के अंदर, जैसे अभी हमारा एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसके अंदर आयुर्वेद को लेकर काफी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है, तो हर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट आयुर्वेदिक बनाने की कोशिश कर रही है। शैम्पू आयुर्वेदिक बन रहा है, टूथपेस्ट आयुर्वेदिक बन रहा है, फेस पे लगाने वाली क्रीम जो है, स्पेशली कॉस्मेटिक के मार्केट के अंदर चीजें आयुर्वेदिक बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्रेस कर रही है। तो एक आयुर्वेदिक एनवायरनमेंट है, हम आयुर्वेदिक चीजें ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो एक कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया और समझाया गया क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और क्या होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस।